जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना को लेकर यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक बड़ी अपडेट दी गई है, जहां पर यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और एक बड़ा फैसला अब भारतीय वायुसेना की तरफ से लिया जा रहा है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI की जगह और भी जो दूसरे फाइटर्स हैं उनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप करने के लिए रोड मैप तैयार कर चुकी है। माना जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये MiG-29, मिराज 2000 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट करी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि जो मौजूदा ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट है ये फिलहाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MiG-29 और मिराज के लिए कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है ये ब्रह्मोस NG की हो रही है। ब्रह्मोस NG को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर ये ब्रह्मोस का लाइटर वेरिएंट है और ये भारतीय वायुसेना के MiG-29, मिराज 2000 और LCA तेजस में हमें देखने को मिलेगी। ये मिसाइल 1.3 टन वजनी है और ये तकरीबन 290 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना एनिमी के रडार्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है। तो आपने देखा है कि इस समय सेना के तीनों अंग ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी खुश हैं और वो इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। हमने दोपहर के वीडियो में आपको J-35 के बारे में बताया था कि J-35 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इस समय जो न्यूज़ है वो चल रही है, जहां पर इनके डिलीवरी को लेकर बातचीत की जा रही है कि इस वर्ष के अंत तक जो इनकी डिलीवरी है वो शुरू हो सकती है। लेकिन इसी बीच CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जहां पर CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में उनके सोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि चाइना J-35 का जो प्रोडक्शन है उसको फास्ट ट्रैक कर रहा है। और पाकिस्तानी सोर्सेज से जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें पता चल रहा है कि चाइना पाकिस्तान को तकरीबन 30 से 40 की संख्या में जो J-35A फाइटर जेट्स हैं इन्हें 50% डिस्काउंट में पाकिस्तान को बेच रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही हैं कि जो पहला बैच है ये अगस्त 2025 से पाकिस्तान को मिलने शुरू हो सकते हैं और पाकिस्तानी पायलट्स ऑलरेडी चाइना में ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो मल्टीपल सोर्सेज हैं उनके तरफ से ये जो अभी J-35 की रिपोर्ट है उन्हें कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन अभी चाइना की तरफ से ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हो सकता है कि चाइना अगले वर्ष तक पाकिस्तान को दे दे, लेकिन J-35 का अगस्त में पाकिस्तान आना थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। और इसके बाद से भारत में भी डिबेट ट्रिगर हो रही है कि भारत इसको कैसे काउंटर करेगा। तो इसका जवाब हमने ऑलरेडी आपको दोपहर में दे दिया है कि भारत के लिए J-35 शायद उतनी बड़ी थ्रेट में ना हो जितना बड़ा हम सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि हमें अपना जो फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट है उसे फास्ट ट्रैक करना होगा। और अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तानी जियो न्यूज़ को लेकर आ रही है, जहाँ पर जियो न्यूज़ की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में 4 दिवसीय कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके बाद फील्ड मार्शल की रैंक में प्रमोट किया गया है। जी हाँ, जो फील्ड मार्शल की रैंक है इसमें जनरल आसिफ मुनीर को प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि 9 टेरर हेडक्वार्टर्स को गंवाने के बाद, 12 एयर बेसिस पे बम गिरवाने के बाद, नेशनल एयर डिफेंस को पैरालाइज करने के बाद, सभी चाइनीज़ हार्डवेयर से कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद, 5 से 7 जेट्स गंवाने के बाद और सैकड़ों ड्रोन्स को गंवाने के बाद, 70 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स के मारे जाने के बाद, मल्टीपल आर्मी पोर्ट्स के तबाह किए जाने के बाद जो पाकिस्तान है उसने अपने जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है। और ये लोग कितने IQ में लो हैं इसका अंदाज़ा आप पहले से भी लगा सकते हैं कि इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने 1971 के युद्ध का बदला ले लिया है। तो अब इनके IQ के बारे में बात ना ही की जाए तो सही है। फिलहाल आपकी इसको सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। ANI की रिपोर्ट में एक बड़ी जो भारतीय थल सेना की उपलब्धि है इसको लेकर खुलासा हुआ है। ANI की रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय थल सेना की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था तो उस समय एनिमी की पोस्ट को टारगेट करने के लिए और उनकी जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं उनको टारगेट करने के लिए हाल ही में भारतीय थल सेना की तरफ से इंडक्ट करी गई आर्माडो, जो कि लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, इनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया गया था। जी हाँ, ATGM लॉन्चर्स के साथ इनको इक्विप किया गया था और इसके चलते हाई मोबिलिटी के साथ साथ एक डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी भारतीय थल सेना को मिली थी। और रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि इनको एनिमी के जो बंकर्स हैं उनके अगेंस्ट यूज़ भी किया गया है।
यानी भारत ने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको हर तरह से दिखाया है, चाहे भारतीय थल सेना की बात हो, चाहे भारतीय नौसेना की बात हो या भारतीय वायुसेना की बात हो। और अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल सीज फायर के कारण यहाँ पर शांत हो चुका है, तो अब रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि भारतीय थल सेना उन सारी छोटी छोटी कमियों को दूर करने का हर यथासंभव प्रयास कर रही है जो अभी तक नोटिस करी गई हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। मीडिया सोर्सेज में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत के बाद उन्हें युद्ध स्तर पर काम करने की सलाह दी है और तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने पर जो बातचीत है वो भी चल रही है। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A को अब भारतीय वायुसेना खुद मैनेज कर रही है और भारतीय वायुसेना इनके हर छोटे से छोटे डेवलपमेंट पर नजरें बनाए हुई है। पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को कभी भी मिल सकता है और इस वर्ष HAL का टारगेट है कि वो 12 तेजस मार्क 1A को रोल आउट करेंगे। वहीं तेजस मार्क 2 की बात रही तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो पहला तेजस मार्क 2 है वो रोल आउट होने वाला है और उसके बाद उसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल आयोजित किए जाएंगे और मार्च 2026 में उसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये एयरक्राफ्ट 2029 तक प्रोडक्शन में उतर सकता है, इसके पूर्व अनुमान है। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, भारतीय वायुसेना सही कर रही है और HAL को किस प्रकार से काम करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाल ही में हरियाणा के सिरसा में हमने जो मिसाइल इंटरसेप्शन देखा था भारत के तरफ से, जिसको लेकर इनिशियली ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान की जो हथ-1 मिसाइल है इसको पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि बदलती हुई नज़र आ रही हैं। जो डिब्रिश के ट्रेल्स दिखे हैं, उनके जो विजुअल्स दिखे हैं, जो कैप्चर हुए हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि जो मिसाइल इंटरसेप्ट की गई थी हरियाणा के सिरसा के ऊपर, ये पाकिस्तान की शाहीन 1 या शाहीन 2 मिसाइल थी, जो कि उनकी एक बैलिस्टिक मिसाइल थी और इसे टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट किया गया था। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 40N6 मिसाइल है उसके तरफ से जो है वो इंटरसेप्ट किया गया था। वही कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि संभावित है कि इसको 48N6 DM से इंटरसेप्ट किया गया था। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इस तरह की जो ट्रेल है ये छोटी क्रूज मिसाइल के नहीं हो सकते, ये कोई बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसको नई दिल्ली के ऊपर लॉन्च किया गया था और इसको लेकर के बहुत जल्दी जो प्रूफ हैं ये भारत की तरफ से सामने रखे जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशियन Su-57 फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। Su-57 आप सबको पता है कि एवोल्यूशन से गुजर रहा है और एक के बाद एक जो व्यापक परिवर्तन है वो इस समय उसमें होते दिखाई पड़ रहे हैं और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि गत 15 मई को रशिया ने अपने Su-57 का एक नया वेरिएंट जिसका नाम Su-57M है, इसकी पहली उड़ान को पूरा किया है और ये एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड है और इस बार माना जा रहा है कि Su-57 की जो कैपेबिलिटीज है वो AI के इंटीग्रेशन के बाद वो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य से इसको हमेशा जोड़कर देखा गया है और रूस ने पहले भी कहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लगातार इसमें इनकॉर्पोरेट की जाती रहेंगी। सबसे खास बात तो ये है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो Su-57M है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या दी गई है क्योंकि रूस का कहना है कि इसमें आने वाले भविष्य में जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है उनके इंटीग्रेशन को पूरा करेगा और अब इसको भारत से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी कि भारत किसको लेगा किसको नहीं लेगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट इंगित कर रही हैं कि भारतीय वायुसेना एडिशनल राफेल की तरफ जा सकती है, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि जो लिमिटेड नंबर्स में Su-57 है ये भारत की तरफ से कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट अभी कुछ भी नहीं है। हालांकि Su-57 को एरो इंडिया 2025 से ही भारत के सामने पिच किया गया था और उस दौरान इसने एरियल डिस्प्ले में सबको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया था। रूस फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ ये एयरक्राफ्ट भारत को दे रहा है, जहां पर इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नासिक प्रोडक्शन लाइन के 70% इक्विपमेंट कंपैटिबल है, 30% से भी कम मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो Su-57 का निर्माण है वो किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।